जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र बीए फिफ्थ सेमेस्टर में टोटल आपको 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो ये आपका पेपर 1 है, ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में आपको पढ़ना है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना सम्मिलित हैं। ठीक है ना, ये पेपर 1 है आपका। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2026 के लिए, एग्जाम 2027 के लिए। जो आपका 2025 में एग्जाम होगा वो नवंबर के सेकेंड वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है बीए फिफ्थ सेमेस्टर का, ये फरवरी मार्च तक जाता है लगभग, तो ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट ईयर आ जाता है 2026-27। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है ध्यान से आप लोग देख लेंगे, POL 301 है। और जो पेपर 2 है उसका POL 302 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए। और जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं या फिर उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, यही आपको पढ़ाया जाता है फिफ्थ सेमेस्टर में। ठीक है, ये MCQ क्लास होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके MCQ एग्जाम होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में शायद MCQ हो या फिर लिखित हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज में ओड सेमेस्टर यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिखित एग्जाम होते हैं। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। ठीक है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपके कंटिन्यू 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है, या फिर आपके MCQ एग्जाम होंगे 50-50। ठीक है, 50 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है आपका, यहाँ भी आपके MCQ एग्जाम ही होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जिनका लिखित एग्जाम होगा वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर सोमवार्ट ने पूंजीवाद के विकास क्रम को कितने चरणों में बांटा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोफेसर सोमवार्ट ने पूंजीवाद के विकास के क्रम को कुल 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है, तो गुरुजी कौन कौन से 3 भाग हैं ये भी आपके लिए जानना अनिवार्य है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश में जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसको छुड़ा करके सारे विश्वविद्यालय में लगभग आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 वर्षों में फिफ्थ सेमेस्टर के 2 बार एग्जाम हो चुके हैं। आपके पेपर काफ़ी हार्ड बनाए जाते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाले और उससे संबंधित सभी कॉलेज वाले, ये बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आप पढ़ना है आपको डीपली पढ़ना है, किताब से पढ़िए, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो आप लोग UPSC या राजेंद्रा लेकर पढ़ते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन या फिर ऐसा पेपर सेट कर देते हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो यहाँ के परीक्षा जो लेते हैं, ऐसे पेपर सेट किया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही डीपली पेपर बनाया जाता है, यानी हार्ड पेपर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नवंबर से मैं क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चन पढ़िए एकदम डीपली पढ़िए। ठीक है, मैं डीपली पढ़ाने का भी प्रयास करता हूँ, आप लोग देखे होंगे। चलें, तो जो प्रोफेसर सोमवार्ट थे, इन्होंने पूंजीवाद विकास के क्रम को 3 चरणों में बांटा है। तो 3 चरणों में कौन कौन से बांटा है, तो ध्यान रखना है। जर्मन समाजशास्त्री बर्नर सोमवार्ट ने पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के विकास क्रम को 3 चरणों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक पूंजीवाद, इसे अर्ली कैपिटलिज्म कहते हैं। जब व्यापारी पूंजीवाद का उदय हुआ तो ये प्रारंभिक पूंजीवाद है। ठीक है, दूसरा है इनका उच्च पूंजीवाद यानी हाई कैपिटलिज्म। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति के साथ पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचा। तीसरा है उत्तर पूंजीवाद या उत्तर औद्योगिक पूंजीवाद, जिसे लेट कैपिटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जब बड़े निगमों और अधिकारों का दौर शुरू हुआ। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूंजीवाद को प्रोफेसर सोमवार्ट कब से कब तक रखा। ठीक है, प्रोफेसर सोमवार्ट ने पूंजीवाद के 3 चरण दिए थे, तो इसमें पूछ रहा था जो प्रारंभिक चरण था वो कब से कब तक था। तो जो प्रारंभिक चरण था वो 13वीं शताब्दी के मध्यकाल से 1760 ईस्वी तक था। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी यहाँ प्रारंभिक पूछा है, तो हो सकता है आपका द्वितीय पूछ ले, तीसरा भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, आपके की पॉइंट सारे डाउट क्लियर होंगे। देखें,
बर्नर्ड सोमबार्ट ने पूंजीवाद के विकास को 3 चरणों में बांटा है। पहला प्रारंभिक पूंजीवाद अर्ली कैपिटलिज्म, लगभग 13वीं शताब्दी के मध्यकाल से लेकर 1760 तक है। यह वही समय था जब व्यापारिक पूंजीवाद, ठीक है, अपने व्यापारिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इस काल में व्यापार, समुद्री अन्वेषण, उपनिवेशीकरण और मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, ठीक है। अब इसमें उच्च पूंजीवाद का समय काल कब से कब तक था, ये भी पूछ सकता है। हाई कैपिटलिज्म का तो 1760 से लेकर के 1914 तक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति काल तक उच्च पूंजीवाद का समय काल था। तीसरा है उत्तर पूंजीवाद यानी लेट कैपिटलिज्म, ये 2014 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक ये उपलब्ध है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये डाउट क्लियर हो गए। और ये सारे नोट्स PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के ठीक नीचे PDF रहता है, एक दिन बाद PDF सेंड किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके ये सारे आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चले, बिल्कुल फ्री में है सारी चीज़ें। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा यूट्यूब भी क्लास को रिकमेंड करेगा बाकी बच्चों के पास, ठीक है। बाकी और कुछ मतलब नहीं होता है लाइक करने का, क्लास का ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अध्ययन की दृष्टि से पूंजीवाद को कितने चरणों में बांटा जा सकता है। तो अध्ययन की दृष्टि से जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, इसको बांटा जा सकता है 3 चरणों में। कौन कौन से 3 चरणों में बांटा जा सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। देखें, अध्ययन की दृष्टि से पूंजीवाद को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और आधुनिक पूंजीवाद, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्बंध पूंजीवाद के प्रतिपादक हैं। निर्बंध पूंजीवाद, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है। एडम स्मिथ है निर्बंध पूंजीवाद के प्रतिपादक। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। निर्बंध पूंजीवाद के जो प्रतिपादक हैं वो एडम स्मिथ हैं। उन्हें आधुनिक पूंजीवाद का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ को क्या माना जाता है, आधुनिक पूंजीवाद का जनक। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में मुक्त बाजार और अदृश्य हाथ जैसे सिद्धांतों की वकालत की। पूछता है अदृश्य हाथ किससे संबंधित है, एडम स्मिथ से। ये पूछा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन इंक्वायरी इनटू द नेटिव ऑफ केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। डायरेक्ट आप यहाँ से समझिए, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, देखें, यह पुस्तक जिसे आमतौर पर द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र की एक मौलिक कृति मानी जाती है। इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, एक स्कॉटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। और जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक है एडम स्मिथ ने लिखा है, इसका प्रकाशन 1776 में हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके एग्जाम में पूछा था 2022 वाले में कि एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशंस है इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1760 में, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, पहले क्या होता था, ईयरली आपके एग्जाम होते थे, अब सेमेस्टर वाइज हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य पूंजीवाद का काल है। वाणिज्य पूंजीवाद का काल 16वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है, वाणिज्य पूंजीवाद का काल है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर भारतन कुमारप्पा ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखें, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजलिज्म, ठीक है, यहाँ एल नहीं है, विलेजिज्म हो गया। तो पुस्तक के लेखक डॉक्टर जोसेफ भारतन कुमारप्पा हैं, जिन्हें गांधीवादी अर्थशास्त्री के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, मेरे पंक्चुएशन उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था यानी विलेजिज्म को पूंजीवाद और समाजवाद के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता की सत्ता से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता की सत्ता से अभिप्राय होता है पूंजीवाद में उपभोक्ता एक बादशाह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रोजगार सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर जेएम किन्स ने रोजगार सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग। देखें,
रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जेम्किंस ने किया था। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है ना। चलिए, ये एक बुक का नाम है और इसी में रोजगार सिद्धांत को प्रोफेसर किन्स ने दिया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है। उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है स्वतंत्रता। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का आधार क्या है। पूंजीवाद का आधार होता है पूंजी। पूंजीवाद का आधार क्या है? कैपिटल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। कैसे, चले मैं आपको बता देता हूँ। देखें, पूंजीवाद का मूल आधार क्या है? पूंजी यानी कैपिटल होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधन जैसे भूमि हो गया, कारखाने हो गए, मशीनें हो गए, ये सभी निजी स्वामित्व में होते हैं और उनका संचालन लाभ यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। श्रम यानी मेहनत, लाभ और लोग इनमें सहायक तत्व हैं, परंतु मुख्य आधार क्या है इसका? पूंजी होता है, कैपिटल। ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था में, ठीक है फिर से मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो केंद्र को सबसे ज़्यादा पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था से लाभ हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति निहित होती है। तो लोकतंत्र शासन की प्रणाली है और अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? मिशेल साहब के संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी मॉस्को और पेरेटो ये अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। चले, ध्यान से देखिएगा, लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत से मिशेल संबंधित नहीं है, जबकि मॉस्को और पेरेटो इसके प्रमुख सिद्धांतकार हैं। मॉस्को और पेरेटो का मानना है कि राजनीति व्यवस्था में हमेशा एक शासक वर्ग या अभिजन वर्ग होता है, लेकिन मिशेल्स ने समाजवाद, क्रांति, वर्ग संघर्ष और ट्रेड यूनियनों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद मुख्यतः जोड़ है, तो यह व्यक्ति की राजनीति एवं आर्थिक स्वतंत्रता का जोड़ है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखें, उदारवाद यानी लिबरलिज्म का मुख्य आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह विचारधारा व्यक्ति को राजनीति, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र देखना चाहती है। ठीक है। राजनीति उदारवाद क्या है? तो अभिव्यक्ति, विचार, संगठन की स्वतंत्रता। आर्थिक उदारवाद लेजेस फेयर अर्थात यानी राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और स्वतंत्र बाजार। ठीक है, इन दोनों का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? उदारवाद की जो आत्मा है ये जॉन लॉक को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध है। सीमित सरकार का घनिष्ठ संबंध न्यायिक सर्वोच्चता से होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है, यह कथन है। यह कथन लॉस्की का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? ग्रीन, मैक्सफर्सन या फिर स्मिथ? सकारात्मक उदारवादी टी.एच. ग्रीन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? उदारवाद का जो मूल है यूनानी दर्शन में प्राप्त होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे। 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी विचारक हैं ये राज्य को एक कल्याणकारी राज्य मानते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी विचारधारा उदारवाद का विरोधी है? तो देखें, उदारवाद का विरोधी मार्क्सवाद है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखें, उदारवाद का प्रमुख विरोधी विचारधारा मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद और उदारवाद एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं, क्योंकि उदारवाद निजी संपत्ति,
बाजार अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है, जबकि जो मार्क्सवाद है ये वर्ग संघर्ष, सामूहिक स्वामित्व और पूंजीवाद के उन्मूलन की वकालत करता है। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की परिणति है? साम्यवाद, निरंकुशवाद या फिर व्यक्तिवाद या लोक कल्याणकारी राज्य? और उदारवाद किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया की परिणति है? तो निरंकुशवाद के प्रतिक्रिया की परिणति है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदभांडम सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया? तो स्मिथ, रिकार्डो और रॉबर्ट, इन तीनों ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि उदात्त उदारवादी किसके समर्थक हैं? उदात्त उदारवादी ये समर्थक हैं सभी के लिए समान अधिकार। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उदारवाद एक दर्शन है जो अधिकतम पनपा संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में? तो सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे अधिक कहाँ पर पनपा है? तो इंग्लैंड में। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए अमेरिका में भी पनपा है, लेकिन यहाँ अधिकतम पनपा है पूछा है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर यह उदारवाद दर्शन के रूप में उजागर हुआ है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म एक ऐसा राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन है जिसका उद्भव 17वीं-18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। यहाँ जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित शासन और कानून के शासन पर बल दिया। बाद में यह विचारधारा फ्रांस और अमेरिका में भी फैली, परंतु इसका सर्वाधिक विकास इंग्लैंड में ही हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत बना कब? 19वीं सदी, 20वीं, 15वीं या 21वीं सदी में? उदारवाद एक निश्चित सिद्धांत कब बना? 19वीं सदी में बना था। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है वैज्ञानिक स्वतंत्रता या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता? दोनों में से कोई एक ऑप्शन में देता है तो ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन आपका राइट है। या फिर केवल स्वतंत्रता भी देता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु की। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कितने देशों की शासन प्रणाली का विश्लेषण किया? तो 158 संविधानों को पढ़ा है इन्होंने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? ये बुक जो है, ये बुक लिखी गई है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ही फेमस किताब है और ये किताब आपके एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की रचना है। यह फ्रांसीसी दार्शनिक बैरन डी मॉन्टेस्क्यू द्वारा 1748 में प्रकाशित की गई एक महत्वपूर्ण कृति है। कब प्रकाशित हुआ था बताइए? द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत उपागम की विशेषता है। परंपरागत जो उपागम होता है यह मूलतः अतुलनात्मक होता है, मूलतः सीमित भी होता है और मूलतः प्रबंधात्मक भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी सही है। कैसे सही है चलिए आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखें, राजनीति विज्ञान के परंपरागत उपागम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की विशेषताएं होती हैं कि यह अतुलनात्मक है यानी नॉन कोऑपरेटिव है, ऐतिहासिक एवं मरणात्मक अध्ययन पर आधारित होता है, यह सीमित है यानी नैरो है, यह केवल संस्थाओं, राज्य सरकार, संविधान आदि के अध्ययन तक सीमित है, प्रबंधात्मक है, नॉर्मेटिव है। ठीक है, यानी मूल्यों, निर्णयों और आदर्शों पर अधिक ध्यान देता है। क्लियर हो गया ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक उपागम की विशेषता है। तो जो आधुनिक उपागम है यह व्याख्यात्मक है, वैज्ञानिक है और अनुभववादी भी है। ठीक है ना? डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख आधुनिक उपागम हैं। तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख आधुनिक उपागम क्या है? तो व्यवस्था विश्लेषण उपागम है, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण भी है, मार्क्सवादी लेनिनवाद का उपागम भी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो, उपरोक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? व्यवस्था विश्लेषण का दृष्टिकोण सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? बिल्कुल डेविड स्टन ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्लेषण दृष्टिकोण, व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण का प्रयोग डेविड स्टन। ठीक है, चले
देखिए, व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले डेविड स्टर्न ने किया था। उन्होंने 1953 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम इन में इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्था के रूप में समझने पर जोर दिया। ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक हैं, इस बुक को लिखा है डेविड स्टर्न ने, अभी ऊपर पढ़ा है मैंने आपको की पॉइंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जा सकता है। किसी देश में तुलनात्मक राजनीति अध्ययन के लिए राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जा सकता है, सेनाओं का भी और संसदों का भी। डी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है प्रबंध रहित स्वतंत्रता, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता है, सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पतंत्र का लौह कानून सिद्धांत किसने दिया था। तो मिशेल्स ने दिया था। क्या यह बिल्कुल करेक्ट है? बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तुलनात्मक राजनीति ये विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने से संबंधित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी सरकार को दर्शाता है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो साम्यवाद है, सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। कैसे, चलिए एक्सप्लेन करके बताते हैं। साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखता है, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता है और तय करता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कैसे किया जाए। ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट है कि तुलनात्मक राजनीति हमें समझने में सहायता करती है। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में सामान्य पैटर्न को समझने में सहायता करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। डायरेक्ट पूछता है, मॉन्टेस्क्यू ने दिया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल लक्षण है। उदारवाद का मूल लक्षण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे गुरुजी, चले एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखें, लोकतंत्र लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सोवर्जिनिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि सरकार की शक्ति जनता से उत्पन्न होती है और जनता ही सर्वोच्च शासक होता है। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता होती है, पूंजीवाद में होती है आर्थिक कार्य की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद का अंतिम चरण है। पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए थोड़ा सा जान लीजिए, पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद है। यह व्लादिमीर लेनिन का एक सिद्धांत है। उसके अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवाद का सर्वोच्च और अंतिम चरण है, जहां औद्योगिक और वित्तीय पूंजी का विलय होता है और लाभ कमाने के लिए उपनिवेशों का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक उदारवाद का चरित्र है नकारात्मक, सकारात्मक, राजनीति या तटस्थ। तो पारंपरिक उदारवाद का जो चरित्र है या नेचर है यह नकारात्मक है। यह ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चलो एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, पारंपरिक उदारवाद क्लासिकल लिबरलिज्म का चरित्र नकारात्मक निगेटिव स्वतंत्रता से जुड़ा है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति पर राज्य या समाज का अनावश्यक हस्तक्षेप न होना, अर्थात छोड़ दो लेजेस फेयर की अवधारणा। पारंपरिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है और राज्य की भूमिका केवल सुरक्षा, न्याय एवं व्यवस्था तक सीमित रखना चाहता है। ठीक है ना। चले, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण सार्वभौम वयस्क मताधिकार ये नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किस देश से संबंधित है। तो यह चीन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना,
सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।